हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि सोनी आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक फ्रिक्शन के बारे में। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले नव भारती फैमिली पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। यहाँ जो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन जैसा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो कि जो भी हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं या फिर कांटेक्ट में लाने के बाद में उन दोनों की सरफेस को रगड़ा जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आज हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट्स हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए फ्रिक्शन में आज हम कंटेंट जो है वो क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, साथ ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शंस कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में फ्रिक्शन की डिटेल्ड स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, द ऑपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स इन द opposite direction of the movement of the upper body is called friction force or simply friction। देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको डायग्राम में ये बॉडी दिख रही है, यहाँ पर इस बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो कि इस सरफेस पर जब ये बॉडी रखी जाती है तो क्या होगा, अगर हम इस पे पुशिंग फोर्स लगाएं तो ये बॉडी क्या काम करेगी, ये मोशन में जाएगी इस डायरेक्शन में। मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरफ से मूव कर गई, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये इस पर जितना अप्लाइड फोर्स है उसी के ही इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये बॉडी है, इस पर पुशिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है। तो अप्लाइड फोर्स के जितना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, साथ ही जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो ये आपकी रही डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं एक और अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जो कि क्या काम करेगा, बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है उसको रोकने का काम करता है, उसकी मोशन को रेजिस्ट करता है। तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स भी कहलाता है। तो हम बात करेंगे व्हेन अ बॉडी स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ऑन ए सरफेस on which it is resisting, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर एक रेजिस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं। ये बॉडी है हमारे पास, और पुशिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, तो इसका मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये जिस फ्रिक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर, ये जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिंग फोर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इस बॉडी के मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली हम क्या बात करते हैं? स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक में कुछ टाइप्स होते हैं, डायनामिक्स में कुछ टाइप होते हैं। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? देखिए इन डेफिनेशंस को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। Friction experienced by a body when it is at rest is called static friction। तो देखिए आपको इस डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट कंडीशन या फिर रेस्ट स्टेट अपन उसको बोल सकते हैं। तो कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस के साथ रेस्ट में है, यानी वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। सेकेंड हम बात करेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मोशन, इट इज इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो बॉडी अगर सरफेस के साथ रेस्ट में है तब तो वो एक्सपीरियंस करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन अगर वो किसी सरफेस के साथ मोशन में है तो वो जो फोर्स फील करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन कैसा, डायनेमिक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग से ही देखो, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज स्लाइड्स और अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, आप दो तरह की मोशन पढ़ते हैं, एक तो होती है ट्रांसलेटरी और एक होती है रोटेशनल। ट्रांसलेटरी की अगर हम बात करें तो कोई एक बॉडी मान लो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, तो अगर उसकी लीनियर मोशन है तो वो क्या हो गई, ट्रांसलेटरी मोशन हो गई। लेकिन अगर वो बॉडी रोटेट करती है तो वो क्या हो गई, रोटेशनल मोशन हो गई। लेकिन अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो रोलिंग मोशन है ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। कैसे हम समझते हैं, मान लीजिए एक व्हील हमने ले लिया या फिर एक कार ले ली हमने, उसका जब हम व्हील देखते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके जो चारों व्हील्स होते हैं वो रोड पर किस तरह से मूवमेंट करते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, कार जो है उन व्हील्स के थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन तो है ही उन व्हील्स की, साथ साथ वो रोलिंग मोशन भी है वहां पे, यानी सॉरी रोटेशनल मोशन भी है। तो अगर कोई भी व्हील, मान लीजिए ये व्हील है तो वो मोशन में है इस तरह से, रोटेशनल मोशन, और साथ ही वो व्हील्स आगे की तरफ भी जा रहा है कुछ इस तरह से, यानी उसकी ट्रांसलेटरी मोशन भी हुई, वो कुछ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट भी हो रहा है, साथ ही वो रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन। तो यहां पर उस रोलिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। अगर बॉडी किसी सरफेस के साथ या फिर किसी अनदर बॉडी के साथ रोलिंग मोशन में है तो वो कैसा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी, वो रोलिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है हमारे पास, और इसी के ही हम बात करेंगे। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन देन द फ्रिक्शन फोर्स exerted by the body is called static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन में अब हम बात करेंगे कि जो कोफिशिएंट होता है इस फ्रिक्शन का वो क्या होगा, और यहां पर ये फोर्स कौन सा है, और साथ ही हम बात करेंगे इस फोर्स की। तो यहां पर दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, एक तो है एफ मैक्सिमम, ये तो है कि मान लीजिए किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, इस पर अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है, तो ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स। लेकिन इस फोर्स की अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स होता है जो कि इस पर लगने वाले mg फोर्स के इक्वल होता है। और यहां क्या होगा, ये अप्लाइड फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास म्यू एस, उसके सफिक्स में हम एस लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एस जो है उसके सफिक्स में हम छोटा सा बना के लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रिक्शन है म्यू वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो यहां बात आती है व्हेन फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन टू बॉडीज विच आर नॉट इन मोशन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट में होगी, वो मोशन में नहीं होगी। देन द फ्रिक्शन नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एस। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, म्यू एस होगा, और ये इसका होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करें डायनेमिक फ्रिक्शन की। व्हेन द बॉडी इज
in moving condition, then the friction force exerted by the body is called dynamic friction. अब देखिए इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम लेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन लेंगे एंड पाइवोट फ्रिक्शन भी कभी कभी किसी सिलेबस में मिल जाता है। बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन है। अब हम डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। यहां इस डायग्राम से इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये है ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ये है सरफेस जिसके कांटेक्ट में ये बॉडी रखी गई है, यानी इन दोनों के कांटेक्ट वाले सरफेस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहां हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जो कि अपन म्यू लिखते हैं। फोर्स पैरेलल टू सरफेस, फोर्स जो है वो पैरेलल लग रहा है। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स एट सरफेस, ये फ्रिक्शन फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स है, जो कि हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल फोर्स इस तरह से यहां लिखते हैं, लेकिन ये किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, जो कि वेट होता है डाउनवर्ड। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम F फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन। यहां जो म्यू है वो डायनेमिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट आता है। तो ये हमने डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में बात की है। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने बात कर ली है पहले ही। पाइवोट फ्रिक्शन देखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ रोटेशन एज इन द केस ऑफ फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग में मान लीजिए ओनली रोटेशन है, यहाँ पे क्या है, मोशन जो है वो कैसी है, रोटेशनल मोशन है। मैंने आपको बताया ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। लेकिन अगर हम पाइवोट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसी रोटेशन होती है, उसके अंदर जो मोशन होती है वो रोटेशनल होती है। तो इस रोटेशनल मोशन में जो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी जिस फ्रिक्शन को, वो क्या कहलाएगा, पाइवोट फ्रिक्शन कहलाएगा। तो विद डायग्राम हम तीनों फ्रिक्शन और फोर्सेस को समझ सकते हैं। अगर मोशन नहीं है, फोर्स लग रहा है, ये बॉडी है, ये सरफेस है, तो ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि इस फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइडिंग मोशन की। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी है, यहाँ पर कैसी मोशन है, ये रोटेशनल मोशन भी है, साथ साथ ये जो बॉडी है वो आगे की तरफ ट्रांसलेट भी हो रही है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया रोलिंग मोशन। अब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और रोल किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। यानी जो भी फोर्सेस हैं किसी बॉडी की मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अप्लाइड फोर्स और ये जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो इक्वल होते हैं। सब अदर फ्रिक्शंस, देखिए यहाँ पे हम कुछ और फ्रिक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि आज हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ और आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं ड्राई फ्रिक्शन की। जितने भी आपने फ्रिक्शंस यहाँ पर देखे हैं उन सब में इनके वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये जो फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन है। ड्राई फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू अनल्यूब्रिकेटेड और ड्राई सरफेस। अगर अनल्यूब्रिकेटेड या फिर दोनों ही ड्राई सरफेस हो तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा, ड्राई फ्रिक्शन होगा। जस्ट इसके ऑपोजिट ल्यूब्रिकेटेड फ्रिक्शन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू ल्यूब्रिकेटेड सरफेसेस। अगर दो ऐसे सरफेसेस हैं जो ल्यूब्रिकेटेड हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा वो कैसा होगा, ल्यूब्रिकेटेड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। Lubricated friction can also be classified into two categories.
टू कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। ल्यूब्रिकेटेड फ्रिक्शन कौन कौन सा है? ग्रीसी, आपने ग्रीस का नाम सुना होगा, उससे आपको कुछ समझ में आएगा। ग्रीसी फ्रिक्शन है और एक है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखिए ग्रीसी एंड फ्लूइड दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो जो ग्रीसी फ्रिक्शन होगा वो उसकी थिन लेयर होगी और दूसरा अगर फ्लूइड होगा तो वो उसके कंपैरिजन में थिक होता है। तो यहाँ पर थिक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीसी फ्रिक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? व्हेन देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट बिटवीन द सर्फेसेस। अगर दो सर्फेसेस के बीच में ल्यूब्रिकेंट की अगर थिन लेयर है, क्योंकि हम ल्यूब्रिकेटेड फ्रिक्शन की टाइप्स पढ़ रहे हैं अभी, तो अगर ल्यूब्रिकेटेड जो दो सरफेसेस हैं उनमें अगर थिन लेयर होगी तब तो वो ग्रीसी फ्रिक्शन होगा। अगर ल्यूब्रिकेटेड जो लेयर्स है उनमें ल्यूब्रिकेंट की क्या होगी? थिक लेयर होगी, तो वो क्या होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ड्राई फ्रिक्शन ल्यूब्रिकेटेड के दो है अपने पास, ग्रीसी फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेयर फ्रिक्शन इज डिजायरेबल। देखिए फ्रिक्शन डिजायरेबल कहाँ होगा? ड्यूरिंग वॉकिंग ऑन द रोड, इन राइटिंग ऑन द पेपर पे राइटिंग करते हैं, टू होल्ड और ग्रेबिंग समथिंग, अगर किसी चीज को हम ग्रैब करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा? डिजायरेबल फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर फ्रिक्शन इज नॉट डिजायरेबल। देखो ड्यूरिंग वॉकिंग वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर वॉक कर रहे हैं तो और हमें साथ ही एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ रहा है तो वहां पर फोर्स कैसा होगा? डिजायरेबल नहीं होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन द लाइफ ऑफ अ मशीन पार्ट रिड्यूस्ड, मशीन पार्ट की जो लाइफ है वो रिड्यूस होती है। साथ ही इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन मैकेनिकल पार्ट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ मशीन मीट। तो इन जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं इन पॉइंट्स पर जो फ्रिक्शन है वो डिजायरेबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अ लार्ज एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक। एक ब्लॉक ले रखा है यहाँ पे और इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़े देन ऑन ए स्मूदर वन, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है जैसे मान लीजिए वॉकिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ रही है वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? डिजायरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हम बात कर रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स at which the body resting on the another body starts to slide। देखिए मान लीजिए हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? बॉडी किसी सरफेस पे रेस्ट स्टेट में है, लेकिन अगर उस पर इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया जाए कि वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर दी जाए कि वो रेस्ट कंडीशन से क्या हो जाएगी? स्टार्ट टू स्लाइड, यानी स्लाइड करने के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं एंड द अप्लाइड फोर्स इज P। मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं F से और अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है? P है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आप देख रहे हैं। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा अप्लाइड फोर्स से तो कोई भी मोशन नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में मोशन तो नहीं होगी, लेकिन जो बॉडी है वो क्या होगी? जस्ट स्लाइड करने के लिए तैयार होगी। यानी अगर कोई बॉडी स्लाइड कर जाती है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से तो मान लीजिए स्लाइड करने के पहले वो किस कंडीशन में थी? जस्ट पहले की जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? F = P वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर
यहाँ पर जो लिमिटिंग फोर्स है वो लेस देन होगा अप्लाइड फोर्स से, तो इस कंडीशन में बॉडी जो है वो मोशन कर जाएगी या फिर वो स्लाइड डाउन हो जाएगी विद एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेट होती हुई क्या होगी, वो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर जाएगी। तो हम 3 कंडीशंस पढ़ते हैं, इसमें कोई भी मोशन नहीं होगी, इसके अंदर मोशन करने के लिए यानी स्लाइड करने के लिए रेडी रहेगी, और इसमें वो बॉडी जो है वो स्लाइड कर जाएगी विद एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके पहले भी कुछ उसके बारे में पढ़ लिया है। नॉर्मल जो फोर्स होता है वो किसी बॉडी पर लगता है, अगर वो बॉडी प्लेन सरफेस पे है तो भी काम करेगा, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे है तो भी काम करेगा, लेकिन उसमें इंक्लाइंड प्लेन वाली कंडीशन में हम उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स भी लिखते हैं। देखिए इट इज द नेट फोर्स कंप्रेसिंग टू पैरेलल सरफेसेस together and the direction of the reaction force will be perpendicular to the surface on which it's act। इसका मतलब क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। एक सरफेस है जिस पर बॉडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ इस पर ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है जो कि इसके एक वेट के इक्वल होगा। मान लीजिए हम वेट को W से डिनोट कर रहे हैं, तो वेट क्या होता है, mg होता है। m का मतलब क्या है, ये मास हो गया, और g का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये सरफेस कुछ प्लेन सरफेस है इस तरह का, तब तो डायग्राम नॉर्मल फोर्स के लिए ये बनेगा, लेकिन अगर हम इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई थीटा एंगल है, जिस पर से इस थीटा एंगल से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग डाउन है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कौन सा रहेगा, देखिए ये नॉर्मल फोर्स है हमारे पास। अब इसका हम एक तो बनाएंगे वर्टिकल, एक बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम किस में लिखेंगे, ये हो गया हमारा वर्टिकल mg sin थीटा, और mg जो cos थीटा है उसको हम किस में लिखेंगे, mg cos थीटा, ये हमारा काम कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसको हम cos थीटा में लेंगे, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम sin थीटा में लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, नॉर्मल जो फ्रिक्शन है हमारे पास, नॉर्मल फ्रिक्शन की अगर हम बात करें ये, और जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल काम कर रहा है, ये जो थीटा एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हम इसको बोलते हैं। डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस लिया है, प्लेन सरफेस, उस पर ये बॉडी है, इस पर नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है जो कि वेट के इक्वल होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए हम डायनेमिक एंड स्टैटिक में इनके कॉफिशिएंट पढ़ के आए हैं। ये होता क्या है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, देखिए एक तो है हमारे पास फोर्स, ये हो गया हमारे पास फोर्स, इसके इक्वल में हमने म्यू एंड एफ, यहाँ भी हमने फोर्स लिखा था, लेकिन ये जो फोर्स था वो नॉर्मल फोर्स था। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट है हमारे पास म्यू, वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमने पढ़ लिया है, अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। ये हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है
और ये हमारे पास एक एंगल यहाँ पे दिखाया गया है। ये एंगल जो फाई एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। यानी अगर इंक्रीज करें हम एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, इसको हम इंक्रीज करें, देन क्या होगा, द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। मान लीजिए हमने क्या किया, एक बॉडी को यहां पर रखा है और ये क्या काम कर रही है, यहां पर हमने इतना एंगल लिया है कि ये बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं कर पा रही है। तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीज किया। मान लीजिए इसको हमने इंक्रीज कर दिया, इसको एंगल को। तो अब क्या होगा, अगर बॉडी स्लाइड कर पा रही है तो वो मैक्सिमम एंगल जिस पर बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड कर जाए, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिपोज एंगल बोलेंगे या फिर एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शन है, जो काम करता है, वो किन लॉज पे काम करता है। फर्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स काम करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी उस बॉडी पर कितना अप्लाइड किया गया है फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी F इक्वल्स टू P। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, ये आपको पता है कि ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर हम बात करें लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स के रेशियो की, तो वो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने दो सरफेसेस लिए हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उन दोनों सरफेसेस के एरियाज पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, अब डिपेंड किस पे करता है, अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेसेस। इसका मतलब क्या है, सरफेस कितना रफनेस उसके अंदर है उस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ज्यादा रफनेस होगी तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा, अगर रफनेस कम होगी मतलब एकदम प्लेन है सरफेसेस, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक फ्रिक्शंस के कौन कौन से लॉज होते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। ये सेम स्टैटिक फ्रिक्शन के जैसा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, या फिर अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी सेम है कि रेशियो जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन का वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एंड इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मॉडरेट स्पीड। अब इसमें ये जो पॉइंट है वो कुछ अलग है, क्या है, द मॉडरेट स्पीड्स द फ्रिक्शन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड कैसी है, मॉडरेट है, तो फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट है या फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा मॉडरेट स्पीड के लिए। लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, अगर इंक्रीज कर दिया जाए स्पीड में, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने लॉज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए द पुल ऑफ 50 न्यूटन। ये हमने क्या किया है, 50 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज नेसेसरी टू मूव अ वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.20। फाइंड द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, हमें वेट फाइंड करना है वुडन ब्लॉक का। ध्यान से देखिए, आपको डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे पास एक बॉडी है, एक सरफेस है,
इस पर एक फोर्स काम कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना है 50 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स हमें 50 न्यूटन दे रखा है। अगर इसका हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लें तो किसका ले रहे हैं 50 न्यूटन का ले रहे हैं। तो 50 साइन 30 डिग्री, ये थीटा एंगल हमें दे रखा है। थीटा एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इजीली हम लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल को cos थीटा में, वर्टिकल को sin थीटा में लिख लेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो गिवन वैल्यूज है वो आपको लिख लेनी है। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें वेट निकालना है। देखिए जो वेट होगा वो आप डायग्राम में देख सकते हैं किसके इक्वल है। वेट किसके इक्वल है, यहां पर आपको वेट दिख रहा है, ये नॉर्मल फोर्स एंड ये जो वर्टिकल हमारे पास कंपोनेंट है इन दोनों के प्लस के इक्वल है। यानी ये जो वेट है वो किस किस को बैलेंस कर रहा है, ये वेट नॉर्मल फोर्स प्लस 50 साइन 30 डिग्री के प्लस होने के बाद में इन दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं। तो हमें लिखना क्या है, वेट निकालने के लिए W इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स प्लस 50 साइन 30 डिग्री, ये हमें लिखना है। तो हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नॉर्मल फोर्स नहीं है यहाँ पर। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास लिमिटिंग फोर्स होता है, हमारे पास नॉर्मल फोर्स होता है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इन तीनों में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एन। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन वैल्यूज में म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.20 एंड हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी दे रखा है, कौन सा है ये। तो हमें नॉर्मल फोर्स इजीली यहां से मिल जाएगा। देखिए ये फ्रिक्शन जो फोर्स है ये वाला, वो हमने कैसे निकाला, F इक्वल्स टू कोस थीटा, ये हमने पैरेलल इसको सॉल्व किया, पैरेलल है ये प्लेन के, तो क्या होगा, फोर्स निकल जाएगा 50 कोस 30 डिग्री करके, कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई ये, इसको यहाँ पे पुट किया, नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ गया है। इस नॉर्मल फोर्स को हम वेट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, हमें सारी वैल्यूज हमारे पास है, नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल करने के बाद जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है SI में उसकी यूनिट लिखनी है। वेट किसके इक्वल होता है, देखिए W इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं mg, यहाँ m क्या है, मास, और ये एक्सीलरेशन होता है, मान लीजिए a एक्सीलरेशन है, यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे हैं। वेट इक्वल किसके होता है, फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स की यूनिट हम देखें तो वैसे तो क्या होगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसी को ही हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे ही न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया यहाँ पर यूनिट आपको जरूर लिखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रिक्शन की हमने डिटेल्ड स्टडी की है, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज है वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ और आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।